हाय एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो यार, जैसा कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट, जिसके अंदर हम 10 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमने किया अपना क्लोजेस्ट टॉपिक बेसिक एरे ट्रांसफॉर्मेशन एंड हम कर रहे थे फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका लास्ट क्वेश्चन हमें अब करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है मेमोआइज। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमें बोला है गिवन अ फंक्शन fn, रिटर्न अ मेमोइज्ड वर्जन of that function. A memoized function is a function that will never be called twice with the same inputs. Instead, it will return a cached value. You can assume three possible input functions: sum, fib, factorial. sum क्या करता है? दो integers लेता है a and b and return कर देता है a plus b. fib एक single integer लेता है n, अगर वो 1 या 1 से छोटा है तो रिटर्न 1 कर देगा, वरना फिबोनाची सीरीज अपना रिटर्न करेगा बेसिकली। एंड फैक्टोरियल क्या करता है? एक सिंगल इंटीजर लेता है n एंड रिटर्न क्या करता है? फैक्टोरियल। तो आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट में मेमोराइजेशन क्या होती है। एंड हमने यहाँ पे एक वर्ड देखा, कैश्ड वैल्यू। तो कैशिंग क्या होती है एंड मेमोराइजेशन क्या होती है, इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो चलते हैं हम अपने कंपाइलर पर, तो समझ लेते हैं कि मेमोराइजेशन जावास्क्रिप्ट में कैसे होती है। तो मैं इधर लिख लेता हूँ मेमोराइजेशन। तो मेमोराइजेशन जो है वो सिमिलर है जैसा कि हम डायनामिक प्रोग्रामिंग में पढ़ते थे। अगर आपने डीएसएल को कर रखी है तो आपको हल्का फुल्का आइडिया होगा, एंड अगर नहीं भी कर रखी तो टेंशन वाली बात नहीं है, मैं बताऊंगा। तो बेसिकली मेमोराइजेशन का मतलब होता है कोड को ऑप्टिमाइज करना। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई फंक्शन लिखते हैं या फिर अगर हम कुछ लॉजिक लिखते हैं एंड उसमें एक पैरामीटर पास करते हैं, लेट्स से 4। तो पहली बार जब हम वो फंक्शन कॉल करते हैं तो हमें कुछ टाइम लगता है, फॉर एग्जांपल 5 मिली सेकेंड या 6 मिली सेकेंड, है ना। लेकिन सेम फंक्शन में सेम पैरामीटर डालकर जब हम उसको दोबारा कॉल करते हैं तो भी वो उतना ही टाइम लेता है, या हो सकता है उससे ज़्यादा भी ले ले। तो इससे जो अपना प्रोग्राम है वो स्लो हो जाता है। तो हम यूज़ करते हैं अपने मेमोराइजेशन का। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। लेट्स से फंक्शन जिसका नाम है स्क्वायर। ये क्या करेगा? एक पैरामीटर लेगा, लेट्स से n, एंड रिटर्न कर देगा n इंटू n। इसको अगर हमें कॉल करना है तो हम लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग और अंदर डाल देते हैं स्क्वायर एंड एक पैरामीटर पास करते हैं, लेट्स से 5। एंड इसका टाइम कैलकुलेट करने के लिए मैं ऊपर लिख लेता हूँ कंसोल डॉट टाइम एंड इसके बाद मैं लिख लेता हूँ कंसोल डॉट टाइम एंड। ये क्या करेगा? यहाँ पे अपना जो टाइम है वो कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे अपना टाइम एंड हो जाएगा, एंड फाइनली जो अपना टाइम होगा वो रिटर्न हो जाएगा। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं एंड अपना आउटपुट आ गया 25, जो कि ले रहा है 5.267 मिली सेकेंड। तो मुझे ये टाइम मिल रहा है, हो सकता है आपको कुछ अलग टाइम मिले, या फिर अगर हम इसको दोबारा रन करें तो हमें कुछ अलग टाइम मिले। ये डिपेंड करता है कंप्यूटर टू कंप्यूटर पे एंड अपने बैकएंड पे कितने प्रोसेसेस चल रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर मैं ये फंक्शन दोबारा रन करूं तब भी अपना उतना ही टाइम लगेगा, या फिर हो सकता है उससे ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन हम चाहते क्या है कि अगर हम एक बार अपना स्क्वायर फंक्शन रन करें 5 पास करके, तो जो अपना आंसर है वो किसी मेमोरी में या फिर कैशे में स्टोर हो जाए, ताकि अगली बार जब हम उसे रन करें तो वहीं से जो अपना आंसर है वो रिटर्न हो जाए। तो देखते हैं ये हम कैसे अचीव करेंगे। तो इसके लिए मैं एक नया फंक्शन बनाऊंगा, लेट्स से फंक्शन मेमोराइज, जो कि पैरामीटर में एक फंक्शन ही लेगा, लेट्स से फंक। अब देखते हैं इसके अंदर क्या लिखेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना लूंगा, लेट्स से लेट कैशे, एंड एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया। एंड अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा अपने क्लोजर्स का कॉन्सेप्ट, जो कि मैं पहले की वीडियोस में सिखा चुका हूँ। तो मैं इधर एक फंक्शन रिटर्न करूंगा, रिटर्न फंक्शन, जो कि जितने मर्जी आर्ग्यूमेंट्स ले सकता है। तो मैं लिख देता हूँ डॉट 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 आर्ग्स। ये चीज भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाई हुई है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा n, जिसमें मैं क्या स्टोर कराऊंगा? अपने आर्क्स का 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो, क्योंकि हमें पता है कि जो अपना आर्क्स होता है वो एक एरे होता है बेसिकली। अब ध्यान से देखना मैं क्या करूंगा। तो मैं इधर लिखूंगा इफ n इन कैशे रिटर्न कैशे ऑफ n। ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार मैं अपना जो कोड है वो लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा। एल्स लेट रिजल्ट
इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ n, एंड कैशे वाले ऑब्जेक्ट में हम डाल देंगे इस वैल्यू को रिजल्ट एंड रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। तो ये मैंने क्या किया, एक बार अब समझ लेते हैं। तो मैंने एक फंक्शन बनाया अपना मेमोआइज, जो कि फंक्शन को एज अ पैरामीटर ले रहा है या फिर एज अ आर्ग्यूमेंट ले रहा है, कुछ भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद ये अंदर एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना रहा है कैशे। ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट में हम अपनी वैल्यूज को स्टोर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक बार हमने स्क्वायर फंक्शन चलाया अपनी वैल्यू 5 के लिए, तो जो उसका रिजल्ट आएगा उसको हम बेसिकली एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट में, जिसको हमने कैशे बोला है, उसमें स्टोर कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में ये एम्प्टी है। अब अंदर हमने यूज किया अपने क्लोजर्स का कॉन्सेप्ट। तो ये जो अपने आर्ग्यूमेंट्स है, ये बेसिकली क्या है, जो अपना गिवन फंक्शन है जैसे स्क्वायर, इसके अंदर n है, ऐसे ही अपना अलग फंक्शन हो सकता है लेट्स से ऐड, जिसके अंदर a और b अपने पैरामीटर्स हो। तो वही सब ये अपने आर्ग्यूमेंट्स है। तो ये एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हम n में अपना जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो स्टोर कर लेंगे। फिर हमने यूज़ किया अपने इफ एल्स लूप का। इफ के अंदर हमने लिखा n इन कैशे। ये भी एक तरीका होता है अपने इफ के अंदर लिखने का जावास्क्रिप्ट में। ये कोई लूप नहीं है, ये सिर्फ एक ही बार चलेगा। तो बस हम चेक कर रहे हैं कि जो अपना n है, क्या वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है अपने कैशे नाम के ऑब्जेक्ट में। अगर करता है तो हम कैशे का n रिटर्न कर देंगे, यानी जो उसकी वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देंगे। एंड अगर नहीं करता तो सबसे पहले हम पहली बार अपना फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, उसको रिजल्ट में स्टोर करेंगे एंड वो रिजल्ट अपना कैशे में स्टोर करेंगे एंड वो रिजल्ट रिटर्न कर देंगे। तो बेसिकली कुछ नहीं, लेट्स से अपना पहले ऐसा कुछ एम्प्टी ऑब्जेक्ट था। तो सबसे पहले 5 हमने अपना पैरामीटर पास किया, ठीक है, तो 5 आ गया, उसका रिजल्ट हमें मिला 25। तो ये अपना ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गया। अब अगली बार अगर हम स्क्वायर ऑफ 5 कॉल करेंगे, तो अपना इफ वाली जो कंडीशन है वो चेक करिए, क्या जो n का रिजल्ट है वो कैशे में पड़ा है या n कैशे में है, एंड हमें दिख रहा है, तो कैशे से ही उसको रिटर्न करवा देंगे। दोबारा से ये स्क्वायर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जो अपना टाइम होगा एग्जीक्यूशन का वो कम हो जाएगा। तो एक बार इसको कॉल करके भी देख लेते हैं। तो मैं इसको हटाता हूँ एंड कॉल करता हूँ मेमोआइज को, जिसके अंदर मैं पास करता हूँ अपना स्क्वायर फंक्शन। एंड इसको भी हमें कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा, तो मैं लिखता हूँ लेट एफिशिएंट रिजल्ट, एफ रिजल्ट मैंने ऐसे लिखा, एंड मैं अगली लाइन में लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड एफ रिजल्ट को कॉल करके इसके अंदर पास करूंगा 5। हमने पहले भी ये देखा था कि जो फंक्शन विद इन फंक्शन होता है वो कुछ ऐसे कॉल होता है। अब इसको मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ और डाल लेता हूँ यहाँ पर। तो एक बार इसको रन करके चेक कर लेते हैं। तो अभी अपना आउटपुट आ रहा है 25 एंड ये टाइम ले रहा है 4.877 मिली सेकेंड। तो अब अगर मैं इसको दोबारा कॉल करूं, लेट्स से यहीं पे नीचे पेस्ट कर लेता हूं, एंड ये वाली लाइन अब हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब अगर मैं इसको कॉल करूं, तो जैसे कि हमें दिख रहा है कि पहली बार अपना आंसर आया 25 एंड उसने टाइम लिया 4.944 मिली सेकेंड। लेकिन जब हमने दोबारा कॉल किया सेम पैरामीटर 5 को डाल के, तो आंसर अपना 25 आया एंड टाइम देखिए 0.069 मिली सेकेंड। काफ़ी हद तक कम हो गया अपना टाइम। कैसे कम हुआ? क्योंकि जब पहली बार अपना आंसर आया 25, ये हमने स्टोर कर लिया अपने कैशे वाले ऑब्जेक्ट में, एंड नेक्स्ट टाइम जब हमने फंक्शन कॉल किया तो हमने चेक किया कि क्या अपना जो रिजल्ट है वो कैशे में पड़ा है, एंड कैशे में हमें मिल गया। तो हमने डायरेक्टली कैशे से ही रिटर्न करवा दिया, दोबारा फंक्शन परफॉर्म करने की नीड नहीं हुई। तो कुछ इस तरह से काम कर रहा है अपना ये मेमोआइज फंक्शन। ये सवाल इंटरव्यूज में काफ़ी पूछा जाता है एंड इसका कोड भी लिखवाया जाता है। तो अगर हमसे पूछें कि मेमोराइजेशन कैसे होती है जावास्क्रिप्ट में, या फिर कैशिंग कैसे होती है, तो हम ये वाला फंक्शन बनाकर दिखाएंगे एंड एक्सप्लेन करेंगे। एंड इसमें जैसा कि हमें दिख रहा है कि क्लोजर्स का भी अपना जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ हो रहा है, क्योंकि कैशे बाहर है एंड हमने इसको अपने फंक्शन के अंदर यूज़ करा है। क्लोजर्स क्या होता था कि हम लेक्सिकल एनवायरनमेंट में से कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते थे। कोई भी वेरिएबल या फंक्शन या कुछ भी जो भी लेक्सिकल एनवायरनमेंट में पड़ा है, उसको हम इंटरनल फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते थे। तो अपना ये है इंटरनल फंक्शन। इसके अंदर हमने कैशे यूज़ करा है, जो कि इसके लेक्सिकल एनवायरनमेंट में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अपनी क्लोजर वाली प्रॉपर्टी भी लग गई। एंड डॉट टाइम
और डॉट टाइम एंड मेथड की मदद से हमने ये भी देख लिया कि दोबारा रन करने पर जो अपना कोड है वो कम टाइम ले रहा है एंड ऑप्टिमाइज्ड आ रहा है आंसर। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो चलते हैं लीड कोड पर। तो हमें ऑलरेडी अपना फंक्शन का टेम्पलेट दिया है। हमारे फंक्शन का नाम है मेमोआइज और इसके अंदर एक इंटरनल फंक्शन है जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स हमने पास करे हैं। तो ये बिल्कुल सिमिलर है या फिर हम कह सकते हैं सेम ही है जो हमने अभी कुछ समय पहले देखा था खुद बनाकर। तो मैं वहीं से अगर कॉपी कर लूँ इसको, लेट्स से मैंने इसको कर लिया कॉपी एंड इधर मैंने कर लिया पेस्ट एंड कोड को कर लेते हैं ज़रा सा फॉर्मेट। तो कुछ ऐसा हो जाएगा अपना कोड। लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी है। क्या? कि जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें हमने कहा था लेट n इज इक्वल टू आर्क्स ऑफ 0। तो इस लाइन से हमने ये एज्यूम किया था कि जो अपना आर्ग्यूमेंट है या फिर अपना जो पैरामीटर है वो फंक्शन में एक ही है। जैसे हमने स्क्वायर फंक्शन बनाया था एंड उसमें एक ही पैरामीटर लिया था n। लेकिन बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स या फिर बहुत सारे पैरामीटर्स भी हो सकते हैं अपने फंक्शन में। तो उसको कैसे डील करेंगे? तो मैं इस लाइन को कर देता हूँ कमेंट एंड नीचे लिख लेता हूँ लेट n इज इक्वल टू जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई एंड इसके अंदर डाल लेता हूँ आर्क्स। ये लाइन क्या कर रही है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है। तो आर्क्स हमें पता है एक एरे होता है, तो हमें पूरा एरे को ट्रैवर्स करके देखना पड़ेगा। तो उसको आसान बनाने के लिए हम पूरे एरे को एक तरह से स्ट्रिंग की तरह कंसीडर कर रहे हैं। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई आर्क्स ऐसा हमने लिख दिया। तो अब हमें इधर नीचे भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने एक ही पैरामीटर लिया है फंक्शन के अंदर, तो मैं इस लाइन को भी कर देता हूँ कमेंट एंड नीचे लिखता हूँ लेट रिजल्ट इज इक्वल टू फंक डॉट अप्लाई एंड इसके अंदर डालूंगा दिस कॉमा आर्क्स। तो ये एक सिंटैक्स है अप्लाई फंक्शन का। तो हमने क्या किया, अपना अप्लाई मेथड यहाँ पे यूज किया है। ये क्या करेगा, दिस यानी ये वाला जो फंक्शन है इसको अप्लाई कर देगा आर्ग्यूमेंट्स पर। किस फंक्शन के लिए कौन सा आर्ग्यूमेंट होगा ये चीज अपने आप हैंडल करेगा अपना जो कोड है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अपने जो आर्ग्यूमेंट्स है वो मल्टीपल होंगे, इसलिए हमने उनको स्ट्रिंगीफाई मेथड यूज करके एक तरह से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा हम समझ सकते हैं। एंड उसके बाद हमने यूज किया अपना अप्लाई मेथड जो कि क्या करेगा, उन फंक्शंस को आर्ग्यूमेंट्स पर अप्लाई कर देगा। तो ये दो चेंज करने से जो अपना कोड है वो चल जाएगा। इसको रन करके भी देख लेते हैं एंड तीनों केसेस के लिए अपना कोड चल गया। एक बार अब हम इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं एंड ये अपना कोड सबमिट भी हो गया है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि अपना कोड कर क्या रहा है। तो सबसे पहले हमने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया कैशे नाम का, फिर हमने एक इंटरनल फंक्शन लिखा जिसको हम क्लोजर भी कहते हैं। उसके अंदर हमने दो चीजें करी कि अगर जो अपना n है वो कैशे में हुआ तो फिर हम सीधा उसको कैशे से ही रिटर्न कर देंगे, वरना हम उस पर अपना फंक्शन अप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको कैशे में स्टोर कराएंगे एंड अपना फिर रिजल्ट रिटर्न करेंगे। क्योंकि अपने आर्ग्यूमेंट्स मल्टीपल थे तो हमने यूज किया जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई आर्क्स एंड नीचे हमने अप्लाई मेथड की मदद से हर आर्ग्यूमेंट्स पे वो फंक्शन अप्लाई कर दिया। तो आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।